क्या भारत अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर नए रिश्ते बना रहा है या फिर दुनिया को अपने तरीके से खिला रहा है? एक तरफ रशिया, दूसरी तरफ ईरान और अब बढ़ती नजदीकियां यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। आखिर भारत की असली रणनीति क्या है? तेल सस्ता क्यों नहीं मिल रहा? पुराने समझौते क्यों कमजोर पड़ रहे हैं? और क्या भारत अब किसी एक पक्ष में जा रहा है? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में यह सारी जानकारी डिटेल्स में समझेंगे। आप अगर स्टेट पीसीएस, यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। रूस और ईरान के साथ इंडिया के रिश्ते हिस्टोरिकल रहे हैं। अब अमेरिका के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तेजी से बढ़ रही है। क्या बदलते हालातों में हमारी फॉरेन पॉलिसी कोई बड़ी गलती कर रही है? इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। भारत और रूस का पुराना रणनीतिक रिश्ता किस तरह से रहा, ये देखते हैं। शीत युद्ध के समय से ही सोवियत यूनियन ने भारत का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया। इंडियन आर्मी के पास मिग विमान और टैंक जैसे बड़े डिफेंस उपकरण रूसी मूल के हैं, यानी कि रूस ने हमें युद्ध के जो सामान है वो पहुंचाए हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच यह रिश्ता सिर्फ बिजनेस का नहीं बल्कि गहरे ट्रस्ट का भी रहा है। युद्ध के कारण पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। जब यूरोप ने रूसी ऑयल इंपोर्ट कम किया तो रूस को नए ग्राहकों की जरूरत पड़ी। इस खालीपन को भरते हुए भारत और चीन ऑयल बायर बनके उभरे, यानी कि भारत ने और चीन ने रशिया से तेल खरीदना शुरू किया। इसके पीछे भारत का अपना फायदा भी है, वो कैसे है वो समझते हैं। सस्ते रूसी तेल का आर्थिक फायदा, भारत को इंटरनेशनल मार्केट से 10 से 20 डॉलर पर बैरल तक की डिस्काउंट पर तेल मिला। ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन था। इस सस्ते तेल से भारत को सीधा इकोनॉमिक फायदा हुआ और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रही। रूस ने तेल पर छूट क्यों कम की? जैसे जैसे रूस को दुनिया भर में न्यू बायर्स मिले, उसकी डिपेंडेंसी कम हो गई। इन कारणों को समझिए। वैश्विक बाजार में तेल की डिमांड बढ़ने पर डिस्काउंट अपने आप घट जाती है। इसलिए अब रूस को ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए भारी डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है। इन मुद्दों को समझिए। कड़े प्रतिबंधों के कारण रूस को पैसे भेजने की बैंकिंग प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई, मतलब डॉलर का यूज करना वगैरह ये सब उसमें आता है। हर लेन देन में शिपिंग और पेमेंट का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ गया है। इन तमाम लॉजिस्टिक कॉस्ट का सीधा असर तेल के अंतिम प्राइस पर, फाइनल प्राइस पर पड़ता है। अमेरिका के साथ भारत की नई साझेदारी कैसे हुई है, न्यू पार्टनरशिप कैसे हुई है, इसे देखेंगे। हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच कई बड़े डिफेंस और सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हुए हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों के बीच टेक्नोलॉजी का साझा आदान प्रदान हुआ है। असल में अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ एक मजबूत बैलेंस के रूप में अगेंस्ट चाइना देखता है। ये भी देखिए, शायद ये वजह हो सकती है कि अमेरिका भारत के ज्यादा करीब आए। अब ईरान से भारत के रिश्ते कैसे हैं और उनमें किस तरीके से बदलाव आया, इसे समझते हैं। एक समय था जब भारत अपनी एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा ईरान से खरीदता था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण यह ऊर्जा ट्रेड ऑलमोस्ट कंप्लीटली रुक गया। हालांकि भारत आज भी चाबहार बंदरगाह जैसे सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट्स में ईरान के साथ है, इस बात को भी समझना होगा। भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति किस तरीके से रही है, वो तो शुरू से रही है, लेकिन आज भी भारत वही कोशिश में रहता है कि हम सभी से अपने रिश्ते अच्छी तरीके से बनाए रखें। भारत की डिप्लोमेसी हमेशा एक किसी कैंप में जाने के बजाय पैरेलल बैलेंस पर रही है। भारत की एफर्ट एक ही समय में सभी बड़े ग्लोबल प्लेयर्स के साथ संबंध बनाने की है, लेकिन दुनिया में बढ़ते पोलराइजेशन के कारण यह पॉलिसी पहले से कहीं ज्यादा चैलेंजिंग बन गई है इस समय। क्या पुराने साझेदारों का भरोसा कम हो रहा है? भारत का वेस्टर्न कैंप और झुकाव रूस और ईरान में असहजता पैदा कर रहा है। कुछ रणनीतिक विशेषज्ञ इसे भारत के फ्यूचर के लिए कड़ा रिस्क मानते हैं। क्राइसिस के समय पुराने और आजमाए हुए दोस्तों का सपोर्ट हमेशा जरूरी होता है। कई विश्लेषज्ञ मानते हैं कि भारत ने ऊर्जा सुरक्षा में केवल अपॉर्चुनिस्टिक स्टांस अपनाया। जहां से भी तुरंत और चीप तेल मिला, भारत ने वही अपना फोकस लगा दिया। आलोचकों के अनुसार लंबे रणनीतिक रिलेशनशिप्स में इस तरह की अप्रोच काम नहीं आती। दूसरी तरफ का आर्गुमेंट कैसे है
यानी कि भारत ने कैसे डिफेंस किया। भारी पश्चिमी प्रेशर के बावजूद भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ वोट नहीं किया। रूस के खिलाफ वोट नहीं किया। भारत ने साफ किया कि वह अपनी जनता का इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखेगा, मतलब अपनी जनता का हित देखेगा। ऊर्जा जरूरतों को अपने हिसाब से मैनेज करना हर सॉवरेन देश का अधिकार है। अब साझेदारों के बीच इंडिया की स्ट्रेटेजिक बैलेंस किस तरीके से रहेगा। तीनों देश, जैसे कि आप लोग यहां देख रहे हैं, रूस, अमेरिका और ईरान, इनके बीच में कैसे भारत काम करेगा। तीनों देश इंडिया के लिए अलग अलग रीजन से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि इस उपयोगिता मैट्रिक्स और रियल पॉलिटिक्स से चलती है। हर साझेदार की अपनी एक अलग जगह और अपनी एक विशिष्ट वैल्यू प्रोपोजिशन होती है। सच्चाई सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं होती। रूस की तेल छूट कम होने के पीछे सिर्फ इंडिया यूएस फ्रेंडशिप नहीं है, वैश्विक एनर्जी मार्केट और पश्चिमी सैंक्शंस इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। राजनीति में लिए गए छोटे छोटे स्मॉल डिसीजंस का भी एक बहुत लंबा इंपैक्ट होता है। इसमें कई मुद्दे शामिल होते हैं, जैसे मार्केट है, बाजार, प्रतिबंध, कूटनीति यानी कि तुम्हारी टैक्टिक्स उसमें काम आती है। भविष्य की चुनौती, क्या संतुलन बना रहेगा। भारत को आने वाले वर्षों में कई महाशक्तियों के बीच इसी तरह बैलेंस और नेविगेशन करना होगा। क्या यह संतुलन सस्टेन कर पाएगा, यह हमारी कूटनीति का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। समय ही बताएगा कि इस मल्टी अलाइनमेंट नीति का अंतिम आउटकम और रिजल्ट क्या निकलता है। इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि आज की दुनिया में दोस्ती नहीं, सिर्फ फायदे चलते हैं और भारत ये खेल बहुत समझदारी से खेल रहा है। एक तरफ रशिया से रक्षा संबंध और दूसरी तरफ यूएस के साथ नई साझेदारी और ईरान के साथ रणनीतिक प्रोजेक्ट। भारत किसी एक का नहीं, अपने हित का साथ दे रहा है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या भारत इस बैलेंस को लंबे समय तक बनाए रख पाएगा। आप क्या सोचते हैं, भारत की यह रणनीति सही है या रिस्क भरी है। कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही गहराई वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।